नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और सेहतनामा में आपका स्वागत है। सेहतनामा आपके लिए खास कार्यक्रम हम लेकर आते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, आप सेहतमंद रहें, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। आप जान पाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। खासकर कोरोना के बाद अपने ख्याल का अब दुगना ख्याल रखने की, अपने स्वास्थ्य का दुगना ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ गई है। तो अब कैसे आप रखें ख्याल। आज हमारे साथ जुड़ेंगी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि आंचल अग्रवाल चौधरी, और सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के बारे में बताएंगी। इस कैंसर जो महिलाओं में ये काफ़ी आजकल पाया जा रहा है, लेकिन कैसे ये ठीक होता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये मेरे तमाम सवाल उनसे रहेंगे। जैसे ही वो जुड़ती हैं मेरे सवाल शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपकी जो परेशानियां, ख़ास तौर पर महिलाएं, क्योंकि आप कई बार अपनी परेशानियां छिपा जाती हैं, बेहतर होगा इस मंच पर अपनी परेशानी रखें। और डॉक्टर आंचल अग्रवाल चौधरी से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आप हमें दे रही हैं। और सवाल मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्रस का कैंसर, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत सर्वाइकल कैंसर की। क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? क्योंकि इसमें कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वाइकल को वो समझते हैं कि गले में जो सर्वाइकल हो जाता है उससे कुछ रिलेटेड है, लेकिन ये उससे कुछ अलग है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, प्लस इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे महिलाएं समझ सकें कि हाँ, ये कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं, और समय पर जांच करवा सकें। जी, सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। जनरली बच्चेदानी का कैंसर भी बोलते हैं, लेकिन बच्चेदानी के 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक जो होता है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, और एक बच्चेदानी के अंदर की थैली का कैंसर, उसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है, और एक बच्चेदानी के मसल्स का कैंसर, उसको लियोमायोसार्कोमा कहा जाता है। जनरली जो सर्वाइकल कैंसर हम बोलते हैं वो मोस्टली 40 ईयर्स के बाद में होता है, बट 40 ईयर्स की एज से पहले भी उसके होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। और सर्वाइकल कैंसर किन किन महिलाओं को हो सकता है, इसके हाई रिस्क ग्रुप जो होते हैं, ये एक और बात है, ये एक लौता कैंसर है जो वायरस से होता है। HPV वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जनरली हम बोलते हैं कि कैंसर का कारण हमें पता नहीं चलता, बट ये एकमात्र कैंसर है जिसका कारण हमें पता है, और वो है एक वायरस। और किन किन महिलाओं को इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं? जो महिला यौन संबंध अपनी उम्र से पहले बना ली है, 18 वर्ष से पहले बना ली है, जिनकी शादी जल्दी उम्र में हो गई है, जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके हस्बैंड के बहुत सारे शारीरिक संबंध दूसरी महिलाओं से हैं, या फिर जिनके हस्बैंड की पहली जो वाइफ रही हो उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ हो, या फिर जो लॉन्ग टर्म OC पिल्स, जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती है, वो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल से ज़्यादा ले चुकी हैं, इन सारी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। 90% इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है HPV वायरस ही, बट ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऐड होने से कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। और कैसे पता चले, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के? सबसे कॉमन इसका लक्षण होता है कि इरेगुलर मेंसेस होना, जो मासिक स्राव होता है, पीरियड्स जो होते हैं हमारे, वो इरेगुलर होना। सपोज़ 28 डेज़ में, 38 डेज़ में आपका पीरियड्स आ रहा है, बट उसके बीच में भी आपका मेंसेस आ रहे हैं, या मेंसेस 7 दिनों से ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी कि यौन संबंध करने के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, संबंध करने के टाइम में बहुत दर्द हो रहा है, गंदे पानी का जाना, योनि के रास्ते से गंदे पानी का जाना, उस गंदे पानी से बहुत तेज़ बदबू आना, और वेट लूज़ होना वैसे आखिरी में आता है, आखिरी स्टेजेस में आता है, बट ये सारी इरेगुलर ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें पहले आ जाती है। पेट में दर्द होना, या फिर लेटर स्टेजेस में पेशाब करने के रास्ते में दर्द होना, योनि के रास्ते से पेशाब का जाना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जनरली जो ये इरेगुलर मेंसेस होते हैं, ये सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से ये लोग जल्दी प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं, बिकॉज इसका प्रेजेंटेशन जल्दी हो जाता है। क्या क्यूरेबल है
और इसका इलाज कैसे संभव है? और जैसे कैंसर्स का देखते हैं हम कि स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें भी ऐसा कुछ है, स्टेजेस हैं, जल्दी अगर समझ में आ जाए तो ये क्योर हो सकता है, क्या कुछ इसका इलाज है? जी बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद इसको करीबन 10 से 30 साल लगते हैं कैंसर में बदलने में। सो हमारे पास 10 से 30 साल का ड्यूरेशन है इस कैंसर को डायग्नोज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। कैंसर बनना मतलब नॉर्मल सेल्स का चेंजेस हो करके वो अब नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब नॉर्मल सेल्स को कैंसर कन्वर्ट होने में हमारे पास करीबन 15 से 20 साल है हमारे पास समय। तो उस दौरान हमारे पास वैक्सीनेशन, एक सबसे पहला है वैक्सीनेशन और दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोग्राम। वैक्सीनेशन में आता है एचपीवी वैक्सीन, हम कहते हैं। एचपीवी वैक्सीन दोनों लड़के और लड़कियों दोनों को लगाया जा सकता है। वैक्सीन की शुरुआत हम करते हैं 9 साल से लेकर के 45 साल तक के महिलाओं को वैक्सीन लग सकता है। हमारे पास इंडिया में 3 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। एक सर्वारिक्स होती है, एक गार्डासिल होती है और एक नैनोवेलेंट वैक्सीन है। नैनोवेलेंट वैक्सीन अभी पूरी तरह से प्रचलन में नहीं आई है, वो आने वाली है, बट सर्वारिक्स और गार्डासिल वैक्सीन हर जगह उपलब्ध है। अगर आप 15 साल से कम की बच्चियों को वैक्सीन लगा रहे हैं 9 से 15 साल के बीच में, तो इसके 2 ही डोजेज़ होते हैं। लेकिन अगर 15 साल के बाद में हैं तो इसके 3 डोजेज़ होते हैं और इसका अंतराल लाइक 0 डोज होता है, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद लगती है जो 2 डोजेज़ वैक्सीन होती है। और अगर आप 15 साल के बाद में लगा रहे हैं तो इसकी 3 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन लगती है। यूजुअली ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर जिन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, जो कि सेक्सुअली इनएक्टिव है, इसीलिए बच्चियों में लगाना बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी सपोज़ आप ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसके बाद भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट स्टिल इट विल बी इफेक्टिव। डॉक्टर, एक चीज़ दूसरा होता है हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम। स्क्रीनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने हर जगह जी जी जी, जी। डॉक्टर, मेरा सवाल ये था कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये हर हॉस्पिटल में, यस जी, मेरा सवाल ये था कि एक तो वैक्सीन आप बोल रहे हैं और हालांकि आपने कहा कि समय अच्छा खासा होता है इसको डिटेक्ट करने के में, 10 से 30 साल का समय, क्योरेबल भी है जितना मुझे समझ में आ रहा है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है और वो लेडी उसके बाद अगर फैमिली प्लानिंग कर रही है तो क्या उसमें भी दिक्कत आती है? क्योंकि यूट्रस से रिलेटेड मामला है और बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप कंसीव करते हैं तो यूट्रस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी बिल्कुल। जैसे कि हर कैंसर का स्टेजेस होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के भी 5 स्टेजेस होते हैं। तो यूजुअली जो स्टेज 1 में होता है, स्टेज 1 में फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी की जा सकती है। अगर हमने जल्दी डायग्नोस कर लिया है तो स्टेज 1 में सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह को सिर्फ इफेक्ट हुआ है, तो हम सिर्फ उतना पार्ट निकाल करके वो लेडी अगर फर्टिलिटी प्लान कर रही है तो हम उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब बच्चादानी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हर स्टेज। अगर वो स्टेज फैल चुका है, पूरे बच्चेदानी को अफेक्ट कर चुका है या फिर बच्चेदानी से बाहर को अफेक्ट कर चुका है, तब ये बहुत मुश्किल होगा उसकी फर्टिलिटी को स्पेयर करना। लेकिन अगर स्टेज 1 में है तो फॉर श्योर हम उसकी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी से हम सिर्फ उतना पार्ट निकाल के हटा सकते हैं जो कैंसरस हुआ है। इसके अलावा अगर हम यूट्रस के कैंसर की बात करें, ये तो आपने बताया बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, लेकिन अगर हम यूट्रस के कैंसर की बात करें तो कई केसेस में देखा है कि यूट्रस ही निकालना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, या फिर उसके अलावा भी विकल्प हैं? जी नहीं, इसके लिए कीमोथेरेपी होती है, ये रेडियोथेरेपी होती है, या फिर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैंसर हुआ है। सिर्फ उतना पार्ट हर स्टेज, जैसे मैंने बताया हर कैंसर के स्टेजेस होते हैं, तो स्टेज 1 में बहुत ही इफेक्टिव होता है सर्जरी करना। आप फर्टिलिटी स्पेयर कर सकते हैं, मतलब उसका यूट्रस स्पेयर करके रख सकते हैं अगर सिर्फ स्टेज 1 में है तो, ज़्यादा नहीं फैला है तो। इसीलिए मैं बता रही थी इसका जल्दी डायग्नोस करना बहुत अच्छा विकल्प होता है, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंडिया में हमारे पास हर जगह उपलब्ध है। इसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए 2 सिंपल टेस्ट होते हैं, एक पैप्समियर टेस्ट होता है और एक HPV टेस्ट होता है।
तो जनरली 25 साल के पहले हम बोलते थे कि 21 वर्ष की महिलाओं से 21 वर्ष से ऊपर से लेकर के 65 ईयर्स तक पैप स्मीयर टेस्टिंग होता है। पैप स्मीयर टेस्टिंग क्या होता है? जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें से हम नॉर्मल थोड़े से सेल्स निकालते हैं। एक वुडन स्पैचुला आता है, उससे हम पेल्विक एग्जामिनेशन करके उससे सेल्स निकालते हैं और उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उससे हमें पता चलता है कि सेल्स एबनॉर्मल हैं या नॉर्मल हैं। अगर एबनॉर्मल है तो फर्दर टेस्टिंग होती है, फिर उससे कैंसर है या नहीं कंफर्म किया जाता है। तो ये टेस्टिंग, पैप स्मीयर टेस्टिंग जो है 3 साल के अंतराल में किया जाता है। और एक होता है HPV टेस्टिंग। आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं। अगर आप पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको 5 साल के अंतराल में करना है। सिर्फ पैप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको 3 साल के अंतराल में करना है। अभी रिसेंटली 2020 में अमेरिकन कैंसर ऑफ सोसाइटी ने ये उम्र बढ़ा दिया है। 25 साल की उम्र के बाद से ये टेस्टिंग शुरू किया है। इससे पहले 21 साल की उम्र से टेस्टिंग शुरू हो रही थी। और ये कब तक करना है? आपको हर 3 साल में ये टेस्टिंग करवानी है और टिल ईयर ऑफ 65 एज, 65 ईयर्स तक आपको करवानी है। या फिर आपके लास्ट के 3 टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो उसके बाद आप ये टेस्ट बंद करवा सकते हैं। और इवन जिस महिलाओं का बच्चादानी निकल गया है उन महिलाओं में ये टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चादानी निकला था, अगर और किसी कारण से अगर वो बच्चादानी निकाले हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए या फिर किसी और कैंसर के लिए, बच्चेदानी के कैंसर के लिए, तो उनको ये टेस्ट करवाना उसके बाद भी ज़रूरी है जी। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। उनको एडमिट भी नहीं होना है, सिर्फ हॉस्पिटल में आना है। 5 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। उसका रिजल्ट आ जाता है 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते में, डिपेंड करता है हॉस्पिटल्स के ऊपर में। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है और सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोसीजर है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वुमेन को कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। डॉक्टर, ये क्या 100% इसका इलाज संभव है अगर हम यूट्रस कैंसर या फिर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें? क्योंकि कैंसर के नाम से ही डर जाते हैं लोग और उनको लगता है इसका इलाज संभव नहीं है। तो क्या ये और कैंसर से थोड़ा डिफरेंट है या इसमें भी कीमो और इन सारी स्टेजेस को पार करना पड़ता है अगर किसी का बहुत ज़्यादा फैल गया तो? जी, ये डिपेंड करता है स्टेजेस के ऊपर में। अगर स्टेज 1 में है तो 100% इसका इलाज संभव है। अगर लेटर स्टेजेस में पहुंच गया है, स्टेज 4 और 5 में, स्टिल इसकी लाइफ सर्वाइविंग रेट बहुत ज़्यादा होती है। 60 to 70% इसकी सर्वाइविंग रेट होती है। सर्जरी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेजेस में है। अगर ये पूरी तरीके से फैल चुका है फिर भी इसका सर्वाइविंग रेट 40 to 50% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे पास बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है इस कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। अगर महिलाएं में जागरूकता है, अवेयरनेस है लोगों में, वो आए हमारे पास टेस्ट करवाने के लिए, हर 3 साल में टेस्ट करवाएं, अपना पैप स्मीयर करवाएं, तो हम इसको बहुत ही पहले पकड़ सकते हैं। इस कैंसर को जान सकते हैं कि हाँ, इन महिलाओं में होने वाला है सर्वाइकल कैंसर। तो ये पूरी तरीके से 100% रिजल्ट हम दे सकते हैं उनको, 100% ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी यानी कि गर्भवती महिला में पता चलता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है, चाहे स्टेज कुछ भी हो, तो इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा? जी, उसके लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है मैम। अगर उसको प्रेगनेंसी की टाइम में पता चलता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है तो अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हर स्टेज। अगर वो स्टेज 1 में है तो सिर्फ सर्विक्स का वो पार्ट निकाल करके हम हटा सकते हैं और उसके बाद उसकी डिलीवरी नॉर्मल, थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा डिलीवरी में ज़्यादा और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान में, और बाकी का ट्रीटमेंट जो है उनकी डिलीवरी के बाद हो सकता है। अगर स्टेज 3 या 4 पे है, लेटर स्टेजेस में उसकी पहुंच चुका है कैंसर प्रेगनेंसी के दौरान में, तब तो फिर उनको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट उसी समय देना पड़ेगा। मदर की इस सिचुएशन में मदर की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बच्चों से। जी जी, तो ये सारे लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर के और इसको लेकर बहुत सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। जो डॉक्टर बार बार बता रही हैं, डॉक्टर आंचल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कॉल कर सकती हैं, महिलाएं कॉल कर सकती हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं के लिए है। सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस कैंसर नज़रअंदाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं सर्वाइकल कैंसर कितने तरीके के होते हैं, लक्षण इसके असामान्य रक्तस्राव, पीरियड से पहले या बाद में ब्लीडिंग होना, और
बहुत सारे इसके लक्षण हैं, यौन गतिविधि के दौरान दर्द होना या बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस होना, ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं। अच्छा, कारण इसके क्या क्या है? बहुत कम एज में अगर शादी हो जाती है, 2 से ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं, ये इन चीज़ों को कई बार हम बड़ा नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होते। इस वजह से भी ये सारी परेशानियां घर कर सकती हैं। डॉक्टर, एक मेरा और सवाल, क्या पीसीओडी या थायराइड, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीसीओडी से भी महिलाओं को बड़ी परेशानी, तो क्या अगर जिसको पीसीओडी है उसको चांसेस है कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो ज़्यादा वो अलर्ट हो जाए? नहीं मैम, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है पीसीओडी या थायराइड का। जैसे कि मैंने बताया, इसका एचपीवी वायरस 90 to 99% पॉजिटिव फैक्टर होता है सर्वाइकल कैंसर कराने का। प्लस जो इसके एडेड रिस्क फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल कॉज, हाइजीन मेंटेन नहीं करना और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना, और अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, जैसे कि HIV है या हेपेटाइटिस बी है, तो इनको ज़्यादा रिस्क होता है। पीसीओडी से थायराइड से इनका कोई रिलेशन नहीं है। एक कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, अकीरा है रायपुर से। अकीरा, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछें अपना। हेलो मैम, मेरा ये सवाल है, अगर यूट्रस में सिस्ट है और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गई है, एज 53 है, तो फिर सर्जरी जरूरी है कि नहीं है? उसमें रिपोर्ट में आई है सोनोग्राफी में कि कैल्सिफिकेशन हो गया यूट्रस में, तो इट इज नीडेड और नॉट? और मेरा सेकंड सवाल ये है, जैसे हम लोग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो कई बार मतलब आफ्टर 7 days समटाइम्स रेड थ्रेड्स ऐसा कुछ दिखता है, तो उसमें कुछ दिक्कत है कि नहीं? अगर बिफोर और आफ्टर ऐसा कभी होता है तो विद इन 10 days के अंदर, मतलब। थैंक यू। सॉरी मैम, मैं उनका सवाल, सेकंड क्वेश्चन क्या था उनका? दूसरा सवाल उनका ये था कि पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के बाद में अगर हल्की क्लॉटिंग या हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे, जो पिंकिश सी होती है, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये क्या परेशानी की बात है या इट्स वेरी नॉर्मल? नहीं, पीरियड्स के टाइम में छोटा सा क्लॉट्स जाना नॉर्मल, लाइक 0.5 सेंटीमीटर टू 1 फीट इतना क्लॉट जाना, दैट इज़ नॉर्मल। वो सारी महिलाओं को होता है, किसी को नहीं होता है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और अगर पीरियड्स बंद होने, जैसा उनका पहला सवाल था, पीरियड्स बंद होने के बाद में उनकी सोनोग्राफी में कोई कैल्सिफिकेशन आया है तो उनको बच्चादानी निकलवाना है या नहीं, ये उनका सवाल था। तो वो डिपेंड करता है उनका साइज़ क्या है और साथ में उस कैल्सिफिकेशन का साइज़ क्या है और उनको सिम्टम्स क्या हो रही हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल में कैल्सिफिकेशन होना मतलब उनको या तो हो सकता है फाइब्रॉइड की समस्या हो, तो ये उनको निजी डॉक्टर से संपर्क करना होगा, उनसे ज़्यादा कंसल्टेशन लेना होगा और उनको पूरा वर्कअप कराना होगा। उसके बाद ही हम उनको सलाह दे पाएंगे कि बच्चादानी निकलवाना है या नहीं। ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है कि बच्चादानी निकलवाना है, जस्ट बिकॉज बिल्कुल, उसके लिए पहले रिपोर्ट्स वगैरह की जांच बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर कृतिका जुड़ चुकी है हमारे साथ भिलाई से। कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। रिपोर्ट की जाँच प्लस उनके सिम्टम्स। हेलो मैम। जी, सवाल पूछिए कृतिका। हाँ मैम, मुझे क्या बोलते हैं, बच्चादानी में पूरे छाले आ गए हैं और डॉक्टर बोला है कि बच्चादानी निकालना है करके। जी। मेरा हार्निया का भी ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे पेट में कंटिन्यू दर्द होता है सीधे हाथ की तरफ में। तो मुझे हार्निया का भी दिक्कत है और बच्चादानी में भी दिक्कत है। 2 बार मैं गांठ निकलवाई हूँ। जी जी, अब डॉक्टर से जवाब ले लेते हैं इसका। जी डॉक्टर। जी, हर्निया का दिक्कत और बच्चेदानी का दिक्कत ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हर्निया का दिक्कत का हर्निया सर्जरी होती है, वो एक अलग चीज़ है। और बच्चेदानी में छाले होना ये एक अगेन एक ब्रॉड टर्म हो गया। बच्चेदानी के अंदर छाले होना मतलब एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की थैली के अंदर होते हैं, उसमें अगर अब्रेशंस हैं तो उसके लिए बच्चेदानी निकलवाने का ऑप्शन नहीं है। मे बी उनको कुछ और बीमारी होगी या फिर उनको हो सकता है वेजाइने में छाला हो, जो योनि होती है उस रास्ते में छाला हो, उस रास्ते में छाले हो गए हैं, तो उसका भी लोकल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो अगेन उनका वर्कअप करके, उनका एग्जामिनेशन करके ये ज़्यादा बेटर होगा उनको सॉल्यूशन देना। जी जी। डॉक्टर, आगे बढ़ेंगे और इसी से जुड़े हुए मेरे और भी सवाल हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस कैंसर के बारे में। मुझे लगता है डॉक्टर, बहुत प्रतिशत ये भी होगी, बहुत सारी महिलाओं की प्रतिशत जिनको शायद पता ही नहीं कि उनको ये सब बीमारी भी है।
अक्सर हम महिलाओं के बारे में बात करें, जो घरेलू महिलाएं ख़ास तौर पर, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं बिल्कुल। और पीरियड्स में इरेगुलर अगर हैं तो उनको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। इन तमाम चीज़ों को महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। हाँ, दैट्स व्हाट मैं यही चीज़ बता रही थी। ये जो लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर के, ये दूसरे बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी फील हो रही है, या फिर आपको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको अपने हस्बैंड से संबंध बनाने के टाइम में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर सफ़ेद पानी, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जा रहा है जिससे बदबू आ रही है, ये सारे लक्षण, या पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बैक में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जब ये सारी लक्षणें आपको महसूस होती है तो आप तुरंत अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करिए और इन चीज़ों का जांच करवाइए, क्योंकि ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के भी हो सकते हैं और दूसरे के भी हो सकते हैं, दूसरे बीमारियों से भी रिलेटेड हो सकते हैं जो नॉर्मल रूप में इसको ट्रीट किए जा सकते हैं। बट अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे तो हो सकता है ये आगे की स्टेज, और कैंसर है तो ये आगे की स्टेज में पहुंच जाए जब ट्रीटमेंट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो और ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सटेंसिव होना पड़े, हो सकता है। क्या खान पान की वजह से भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप लोगों में थोड़ी। जी डॉक्टर, मेरा सवाल ये है, आप अपनी बात को भी ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या खान पान की वजह से भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? जी नहीं, खान पान की वजह से कोई रिलेशन नहीं है कैंसर का। मैं ये फिर से बताऊंगी, सर्वाइकल कैंसर एकमात्र कैंसर है जिसका हमें कॉजेटिव फैक्टर पता है। 90 to 99% ये कॉज होता है HPV वायरस से। तो इसका एज सच खान पान से नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो ऐसे गंदगी की जगहों में रहते हैं, जो हाइजीन अपना मेंटेन नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा होता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से होती है ये चीज़ें। तो खान पान से इनका कोई संबंध नहीं है। जी जी। एक चीज़ और कि हमारा जो रूटीन है वो बड़ा अस्त व्यस्त है आजकल, एक महिला का रूटीन या किसी भी वर्किंग महिला का रूटीन, क्योंकि अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है, समय अपने लिए नहीं मिल पाता है। एक जो पौष्टिक आहार हमें खाना चाहिए हम वो अवॉइड कर देते हैं, हमको लगता है कुछ भी खा लो, पेट भर लो। ये इसका इफ़ेक्ट एक महिला पर कितना पड़ सकता है? इसका इफ़ेक्ट सिर्फ महिला नहीं, पुरुष पर भी पड़ता है। स्ट्रेसफुल लाइफ प्लस ईटिंग, हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, ऐसा कुछ भी खा लिए, अनहेल्दी खाना खाए, ये सब चीज़ों से हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों से स्ट्रेसफुल अगर महिला एक रहती है तो उसके वेट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप टाइमली नहीं खाना खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा, आपको ये PCOS की ये सारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस अभी आ गई है, इनसे हमारी रूटीन अस्त व्यस्त हो जाती है। उसकी वजह से बाल झड़ना, पिंपल्स आना, ये सब बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हमें वो मॉडिफाई करके हमारी दिनचर्या सुधारनी होगी, जिससे हमारा पूरा बॉडी फिट रहे। नॉर्मल एक सुबह उठ करके वॉक पे जाइए हाफ एन आवर, हेल्दी खाना खाइए, सब्जियां धो करके खाइए, उबाल करके खाइए, पकी हुई सब्जियां खाइए, और टाइमली अपना 3 मील जो होता है वो टाइमली खाना खाइए। इंस्टेड ऑफ डूइंग फास्टिंग, यू मेंटेन योर नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्दी। एक चीज़ और कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्रस का कैंसर है तो क्या उसको अपने खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है? कुछ सर्टेन चीज़ें जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत हो? There is no specific diet modification for cancer as such, but yes, for everyone ऑयली फूड लेना, ज़्यादा तेल मिर्ची का खाना, ये खाना बस अवॉइड करना है। बाकी यू कैन ईट ऑल नॉर्मल फूड। देयर इज़ नो डाइट मॉडिफिकेशन, देयर इज़ नो डाइट चार्ट एज सच फॉर कैंसर। तो हमें बहुत रेडियोथेरेपी होती है तब मॉडिफिकेशन होता है,
बट जस्ट कैंसर हो गया है तो उस समय उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इनफैक्ट ज़्यादा जी। न्यूट्रिशन लेना है, ज़्यादा प्रोटीन लेना है, क्योंकि कैंसर के लेटर स्टेजेस में जाते जाते वो इमेशिएटेड हो जाते हैं, थिन बिल्ट हो जाते हैं। जी तो जी नॉर्मल खाना खाना है। जी। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे लगता है उन महिलाओं को भी समझ में आया होगा जिन्होंने शायद आज तक सर्वाइकल कैंसर का नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये बहुत घातक भी हो सकती है अगर सही समय पर इलाज ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।